Hello friends, welcome to my YouTube channel Infinite Knowledge, and today we are talking about a stepper motor interfacing with 8051। तो ये जो वीडियो है ये मोस्ट अवेटेड वीडियो रहा है मेरी YouTube चैनल पे। सभी की कमेंट आ रही थी कि आप स्टेपर मोटर इंटरफेसिंग पे वीडियो बनाओ, तो ये जो मैंने वीडियो बना दिया है, ये वीडियो देखने के बाद आपको बेसिक से पूरा स्टेपर मोटर का कंट्रोलिंग हम 8051 से कैसे करते हैं वो एकदम इजीली समझ आ जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आपको पता है कि जो स्टेपर मोटर होता है, पहला उसका यूज़ देख लेते हैं कि उसका यूज़ हम क्यों करते हैं और कहाँ पर करते हैं। तो उसका यूज़ हमें क्यों करना पड़ता है, तो क्यों का आंसर है कि जहाँ प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए। प्रिसाइज कंट्रोल मतलब मुझे एक रोटेशन चाहिए, जैसे कि मुझे 36 डिग्री का रोटेशन चाहिए। तो मतलब 36 डिग्री का रोटेशन करवाने के लिए मोटर का मुझे एक प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए, और वो प्रिसाइज कंट्रोल मुझे किससे मिल सकता है? स्टेपर मोटर से मिल सकता है। सेम मुझे 120 डिग्री रोटेशन चाहिए, मतलब 120 डिग्री का रोटेशन, मेरा रोटर इधर है, इतना 120 डिग्री का रोटेशन चाहिए मुझे। तो एज में रोटर ऐसा है मेरा, तो मेरा रोटर ऐसा घूम के यहाँ पर आना चाहिए। ये 120 डिग्री हुआ, तो मुझे इतना रोटेशन चाहिए। तो वो मैं कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो स्टेपर मोटर से पॉसिबल हो सकता है। तो इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ कहाँ होता है? तो प्रिंटर में होता है, प्रिंटर मशीन होता है, उसमें होता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आपने देखा होगा कि जब भी हम पीसी या डीवीडी में से पीसी में से डीवीडी निकालते हैं तो उसमें डिस्क ड्राइव रहता है। उसमें भी जो छोटी छोटी मोटर्स रहती है वो हमारी स्टेपर्स मोटर रहती है। तो अभी हम उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन समझते हैं। जो बेसिक कंस्ट्रक्शन आपको समझ आ जाएगा तो आप उसका कोडिंग इजीली कर सकते हो। एक्चुअली जो कोडिंग दिया होता है 8051 में, 8051 की बुक आप कोई भी रिफ़र करते हो तो उसमें डायरेक्टली आपको हेक्स कोड दे दिए जाते हैं। हेक्स कोड दे दिए जाते हैं मोटर रोटेशन के लिए। लेकिन वो एक्चुअली काम कैसे करता है, हेक्स कोड आया कैसे, वो हम आज समझने वाले हैं। और वो हम समझेंगे। पहले तो वो समझने के लिए आपको स्टेपर मोटर का कंस्ट्रक्शन देखना पड़ता है, बेसिक कंस्ट्रक्शन। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, अ बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेपर मोटर। तो यहाँ से अभी आपको ध्यान से देखना है। जो आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ आ जाएगा तो ये आपको हेक्स कोड समझ आ जाएगा। हेक्स कोड समझ आ गया तो मैं आपको प्रोग्राम इजीली समझा दूंगा। तो एक्चुअली स्टेपर मोटर में कोई भी मोटर देख लो, कोई भी इलेक्ट्रिकल मोटर देख लो, तो उसके दो पार्ट रहते हैं। एक अपना आता है रोटर जो रोटेट होता है, दूसरा अपना आता है स्टेटर। दो पार्ट आ गए, स्टेटर और रोटर। तो जो रोटर रहता है, स्टेपर मोटर का जो रोटर रहता है, या वो अपना परमानेंट पोल रहता है। मतलब परमानेंट पोल मतलब ऐसा एन और एस ऐसा होता है। परमानेंट पोल रह सकता है, एज अ मैग्नेट भी हो सकता है रोटर में, और आप वाइंडिंग भी ले सकते हो, क्योंकि जब भी हम सिंपल ऐसे वाइंडिंग में से करंट पास करते हैं तो एन और एस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जब भी डीसी करंट पास करते हैं तो एन और एस ये सोलेनॉइड बन जाता है और ये एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। इसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि हमने डीसी दिया है। जब मैं एसी दूंगा, जब सोलेनॉइड को मैं एसी दूंगा तो क्या होगा कि वो अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहेगा। मतलब एक बार यहाँ पर एन आएगा, एक बार एस आएगा, फिर यहाँ पर एस आएगा, यहाँ एन आएगा, ये यहाँ एन एस और एस एन, ऐसी पोजीशन चेंज होती रहेगी। लेकिन जब हम डीसी देते हैं तो कांस्टेंट मैग्नेट जनरेट होता है, मतलब ऐसा बार मैग्नेट की जैसा मैग्नेट जनरेट होता है। तो परमानेंट पोल सिंपल मैग्नेट भी हो सकता है और ऐसे बाइंडिंग भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है मोटर की कंस्ट्रक्शन पे। ये आपको मैंने बेसिक समझा दिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं स्टेटर की ओर। तो एक्चुअली अभी समझने का है कि स्टेटर में कुछ यहाँ पर गड़बड़ किया हुआ है। स्टेटर में उन लोगों ने क्या किया है, उसमें दो वाइंडिंग्स रहते हैं। दो वाइंडिंग्स में ऐसे सिंपली दिखाऊं तो ये अपना एक वाइंडिंग और एक अपना दूसरा वाइंडिंग, ऐसे दो वाइंडिंग्स रहते हैं। ओके, ये अपना स्टेटर मैग्नेट हो गया। उसके बीच में यहाँ पर टैपिंग लिया होता है दोनों में से।
और उसको क्या बोलते हैं ये लोग, कॉमन पॉइंट बोलते हैं, कॉमन पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर हम ये दोनों कॉमन पॉइंट रहते हैं और यहाँ पर 5 वोल्ट हम इनपुट सप्लाई देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर दूँ ए बी सी और डी ऐसे टर्मिनल रहते हैं। ओके, तो ये अपना बेसिक मैंने ड्रॉ किया कि बेसिक स्टेटर का पार्ट और स्टेटर का वाइंडिंग ऐसे अरेंजमेंट होता है। अभी एक्चुअल हम देखें कि मोटर के अंदर कैसे होता है, तो आपको पता हो, मैंने थोड़ा बता देता हूँ कि ये जो ए बी सी डी है वो हमारा 4 टर्मिनल होते हैं मोटर के, वो हम कनेक्ट करते हैं 8051 के साथ कनेक्ट करते हैं। और जब भी मैं इसको ज़ीरो करता हूँ, मतलब ए अपना ज़ीरो होगा तो यहाँ से मेरा 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ से यहाँ जाएगा। सेम बी ज़ीरो नहीं है तो वो नहीं जाएगा। जब बी ज़ीरो होगा तो यहाँ से मेरा सप्लाई यहाँ से होके 5 वोल्ट से होके यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब इतना वाइंडिंग एनर्जाइज होगा। जब मैं बी को ज़ीरो करूँगा, जब मैं ए को ज़ीरो करूँगा तब इतना वाइंडिंग एनर्जाइज होगा। सेम टू सेम सी और डी के लिए रहता है कि जब 5 वोल्ट कॉमन पॉइंट रहता है और मैं जब सी को ज़ीरो करता हूँ तो यहाँ से यहाँ सप्लाई जाता है। सेम मैं डी को ज़ीरो करता हूँ तो यहाँ से यहाँ सप्लाई जाता है। मतलब कि हम सी और डी और ए और बी को सेपरेटली एनर्जाइज करके ये वाला वाइंडिंग और ये वाला वाइंडिंग को एनर्जाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम एक्चुअल देखते हैं, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, मोटर के अंदर कैसा होता है। तो ये जो ए वाला वाइंडिंग है वो ऊपर वाला वाइंडिंग है, मतलब ये वाला वाइंडिंग मैंने ये ए को डिफ़ाइन किया बराबर। सेम ये जो कॉमन पॉइंट है उसको मैंने स्प्लिट कर दिया, मतलब जो ये वाला आया हमारा बी पॉइंट, तो मतलब ए और बी को मैंने सेपरेटली स्प्लिट कर दिया। ये ए और बी को मैंने स्प्लिट कर दिया एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में। एक्चुअली ऐसा रहता है हमारा ए और बी, और यहाँ से ए टर्मिनल, यहाँ से अपना बी टर्मिनल, और ये अपना आया कॉमन पॉइंट 5 वोल्ट। ओके, तो ये तो मैंने ए और बी के लिए किया। सेम टू सेम मैं सी और डी के लिए भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए कैसा होता है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये अपना सी हो गया और ये अपना डी हो गया। ओके, ये डी हो गया, ये अपना सी हो गया, और उसके बीच में भी कॉमन पॉइंट रहता है, ये सी और डी के बीच में कॉमन पॉइंट। तो मैं कॉमन पॉइंट यहाँ पर नीचे ले आता हूँ, तो ये अपना आ गया कॉमन पॉइंट प्लस 5 वोल्ट। और जो ये सी और डी है उसको भी मैं यहाँ नीचे ले आता हूँ, ये अपना हो गया सी टर्मिनल, और यहाँ से जो आया वो अपना हो जाएगा डी टर्मिनल। ओके, तो एक्चुअल स्टेटर का कंस्ट्रक्शन ऐसा रहता है, ए बी सी और डी, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। अभी आप कंफ्यूज मत होना, एक्चुअल में आपको कंफ्यूज यहाँ पर होने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये अपना स्टेटर बना, स्टेटर को एक्चुअल आपको बना कि ए बी सी डी ऐसा स्टेटर रहता है, स्टेटर ऐसा होता है, उसके बीच में रोटर रहता है और ये अपना स्टेटर रहता है। यहाँ पर जो पोल्स रहते हैं आपको पता होगा कि एन एस ऐसा रहता है। तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी किया हुआ है, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया है। अभी इसके बीच में रोटर रहता है, तो रोटर अपना कैसा होता है, परमानेंट पोल है रोटर, तो उसको मैं यहाँ पर एन डिफ़ाइन करूँ और यहाँ पर एस डिफ़ाइन करूँ, तो ऐसे मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ रोटर को। ओके, तो ये एक्चुअल अपना कंस्ट्रक्शन है, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है। चारों ओर स्टेटर है, बीच में रोटर है। रोटर अपना कैसा है, रोटर अपना परमानेंट पोल है। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं यहाँ से करंट फ्लो करवाऊँगा, मतलब जब भी मैं ए को ज़ीरो करूँगा, मतलब यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ जाएगा। सेम टू सेम इस वाली कंडीशन, जब मैं ए को ज़ीरो करूँगा तो यहाँ से करंट फ्लो होके ऐसे जाएगा। ओके, तो सेम वही कंडीशन जब मैं ए को ज़ीरो करता हूँ तो करंट यहाँ से फ्लो होके यहाँ तक जाएगा, तो मतलब करंट ऐसे फ्लो हुआ। ओके, जब भी वाइंडिंग्स रहता है ऐसे सोलेनोइड ऐसा रहता है और मैं इसमें से करंट फ्लो करता हूँ ऐसे और ऐसे, वो भी डीसी करंट बराबर, तो यहाँ पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो यहाँ से रोटेट होके यहाँ पर आएगा।
बराबर। ये अपना एन होगा, ये अपना एस होगा। ओके, तो करंट अपना ऐसे जा रहा है, यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है। तो जहाँ जहाँ एरो है वहाँ एन बनेगा और जहाँ डॉट है वहाँ एस बनेगा। जहाँ डॉट है वहाँ एस बनेगा, जहाँ पर एरो है वहाँ एन बनेगा। ओके, तो ये अपना एन और एस बन गया, एन और एस बन गया। तो यहाँ पर एन और एस है और यहाँ पर भी एन और एस है, मतलब अपोजिट पोल है, तो यहाँ पर क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। यहाँ पर अपोजिट पोल है तो यहाँ पर एट्रैक्शन होगा। सिंपल। अभी अभी मैं क्या करूँगा, अभी मुझे इसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है मुझे, यहाँ पर ऐसे रोटेट करना है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अभी मैं किसको एनर्जाइज करूँगा, इसको करूँगा या इसको करूँगा? ऑब्वियसली इसको करूँगा, क्योंकि मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो जब भी मैं डी को ज़ीरो करूँगा, डी को, डी वाला ये टर्मिनल, डी को ज़ीरो करूँगा तो मतलब यहाँ से 5 वोल्ट है, वो यहाँ से ऐसे होके यहाँ से यहाँ तक जाए। सिंपल, ये वाली कंडीशन। जब भी मैं डी को ज़ीरो करूँगा, डी को ज़ीरो करूँगा तो अपना करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होकर जाएगा। ओके, तो जब मैं डी को ज़ीरो करूँगा तब क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो होके ऐसे जाएगा। ऐसे जाएगा मतलब ये हमारा एन हुआ, ये हमारा एस हुआ। तो जो हमारा रोटर था वो पहले यहाँ पर था, अभी ए को मैंने हटा दिया, ये एनर्जाइज चला गया। आपको क्या करना है कि पहले ए को ज़ीरो करना है, उसके बाद ए को ज़ीरो से हटा देना है, ज़ीरो से 5 वोल्ट कर देना है, डी को ज़ीरो करना है। तो जो अपना था, जो अपना रोटर था वो यहाँ से जब ए को मैं हटा देता हूँ, ए को मैं 0 से हटा देता हूँ और 1 कर देता हूँ, मतलब +5 वोल्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी +5 वोल्ट, यहाँ पर भी +5 वोल्ट, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये अपना जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, ये जो पोल्स जनरेट हुए हैं वो भी चले जाएंगे। मतलब अभी अपना रोटर फ्री है। और एट अ टाइम मैं क्या करता हूँ, एट अ टाइम मैं डी को ज़ीरो करता हूँ, मतलब डी अपना ज़ीरो हुआ। तो जो अपना ये अपना रोटर है वो इसके अट्रैक्शन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एन है और यहाँ पर एस है, तो वो रोटेट होके ऐसा चला जाएगा, मतलब अपना रोटर कुछ ऐसा आ जाएगा। ये हमारा यहाँ एन आ जाएगा और यहाँ पर एस आ जाएगा। ओके, ये एक कंडीशन बनी। सेम अभी मैं क्या करूँगा, अभी मुझे इसको एनर्जाइज करना है क्योंकि मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो मैं बी को ज़ीरो करूँगा। तो बी को ज़ीरो करूँगा तो ये हमारा रोटर वाला है, वो यहाँ से जो अभी ऐसा है वो ऐसा हो जाएगा, मतलब अभी यहाँ नीचे एन आ जाएगा, ऊपर ऐसा आ जाएगा। ये रोटर रोटेट हो गया पूरा। मैं इधर आपको बता दूँ कि पहली कंडीशन में ऐसा था, एन ऊपर था, एस नीचे था। दूसरी वाली कंडीशन में ऐसा हुआ, एन इस तरफ आ गया, एस इस तरफ आ गया। तीसरी वाली कंडीशन में एन नीचे आ गया, एस ऊपर आ गया। और चौथी वाली कंडीशन में एन इधर आ गया, एस इधर आ गया, मतलब पूरा अपना रोटर रोटेट हो गया। उसको मैंने कैसे रोटेट किया, पहले ए को ज़ीरो किया, फिर डी को ज़ीरो किया, फिर बी को ज़ीरो किया, फिर सी को ज़ीरो किया। तो यही कॉन्सेप्ट है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट से आप जाओगे कैसे हम ये पिन को, ये सभी कहाँ कनेक्टेड रहते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, कहाँ कनेक्ट रहते हैं? वो माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट रहते हैं, माइक्रो कंट्रोलर की पिन्स के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो कौन सी पिन कौन से टाइम पे ज़ीरो करवानी है टू रोटेट अ क्लॉकवाइज और एल्स एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हम ऐसे समझते हैं, ऐसे बनाते हैं। ये इम्पोर्टेंट था। अभी इसमें थोड़ा अपग्रेड आता है। इसको क्या बोलते हैं, आपको सिंपल पता चल गया होगा कि अपना रोटर है वो 90 डिग्री रोटेट होता है। यहाँ से यहाँ आ गया मतलब 90 डिग्री रोटेट हुआ। पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, मतलब पहले ऐसा था तो फिर ऐसा हो गया। तो ये अपना कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। ओके, ये अपना 90 डिग्री हुआ। अभी इसको मैं थोड़ा सिंपली वे में डिफ़ाइन करूँ, इसको सिंपल वे में डिफ़ाइन करते हैं तो क्या 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 होता है, ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया उसको मैं और सिंपल वे में डिफ़ाइन करूँ तो ये अपना 4 रोटर के स्टेटर के पोल है। ये अपना स्टेटर है। ओके, सिंपल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। उसके बीच में अपना रोटर है। तो पहली वाली कंडीशन में क्या थी, ये हमारी वाइंडिंग है ए डी बी और सी। ये जो वाइंडिंग ड्रॉ की है, ये ए, ये डी, ये अपना बी और ये अपना सी। ए बी डी सी, ए बी डी सी,
तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ये वाइंडिंग को एनर्जाइज़ किया, तो मुझे जो पोल मिले वो ये वाले मिले एन और एस। एक्चुअली अपने रोटर पे कैसे पोल एग्जिस्ट हो रहे थे, एन और एस, मतलब ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने तुरंत ए को हटा दिया, ए को यहाँ से हटा दिया, डी को एनर्जाइज़ किया। मतलब ये अपना पोल चला गया और मैंने डी को एनर्जाइज़ किया। डी को एनर्जाइज़ किया मतलब यहाँ पर अपना एस हो गया, यहाँ पर एन हो गया। तो सेम अपना जो ये रोटर है वो रोटेट होके इस तरफ आ गया। तो अपना कितना डिग्री मूवमेंट हो गया, 90 डिग्री। तो सेम ये कंडीशन के बाद मैंने फिर डी को ज़ीरो किया। डी को ज़ीरो किया तो एस यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो पहले जो अपना रोटर यहाँ पर आया था जब मैंने डी किया था वो रोटेट हो गया, ऐसे आ गया। सेम जब मैंने इसको भी हटा दिया और इसको मैंने किया एनर्जाइज, तो जो रोटर अपना यहाँ पर था वो रोटेट होके यहाँ पर आ गया। मतलब ऐसे पूरा रोटेशन स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप मतलब पहले 90 पे था, फिर डायरेक्टली आ गया ऐसा, फिर डायरेक्टली आ गया ऐसा, फिर डायरेक्टली आ गया ऐसा। मतलब जो भी रोटेशन हो रहा है वो 90 डिग्री पे हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फुल स्टेप 4 स्टेप मोटर, और वो क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। मतलब फुल स्टेप ले रहा है, ये पूरा स्टेप ले रहा है, फुल स्टेप, और 4 स्टेप में अपना पूरा रोटेशन कंप्लीट हो रहा है। फुल स्टेप मोटर बोलते हैं क्योंकि 4 स्टेप में अपना 90 × 4 360 पूरा रोटेशन कंप्लीट हो गया है। ओके, अभी यहाँ पर हाफ स्टेप, और उसको बोलते हैं 8 स्टेप मोटर भी आता है। अभी इस 8 स्टेप कैसे एग्जिस्ट हुआ वो हम समझने वाले। तो सिंपल यही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सिर्फ सिंपल है, आपको ऊपर वाला समझ आ गया होगा तो इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इससे ही आपको पता चलेगा कि हम हेक्स कोड कैसे डेवलप करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो फिर से ये हमारा ए था, ये हमारा डी था, ये हमारा बी था, ये हमारा सी था। तो पहले हमारा रोटर यहाँ पर था, ये हमारा एन था, यहाँ पर एस था। मैंने क्या किया, ए को एनर्जाइज़ किया। ए को एनर्जाइज़ किया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पर एन मिला, यहाँ पर एस मिला। तो ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ, ये अपना फर्स्ट स्टेप बन गया। ये 8 स्टेप में रोटेट हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ए और डी दोनों को साथ में एनर्जाइज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त है। ए और डी को साथ में एनर्जाइज करते हैं। ये अपना स्टेटर बन गया। अभी मैंने क्या किया, ए को भी एनर्जाइज किया और डी को भी एनर्जाइज किया। मतलब यहाँ पर एन और एस और यहाँ पर भी एन और एस। तो जो हमारा रोटर था वो कहाँ जाएगा, इसके साथ जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा या फिर ऐसा हो जाएगा, आप कैसा बोल सकते हो। दोनों साइड सेम मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये दोनों की बीच वाली कंडीशन में आएगा। तो ये दोनों की बीच वाली कंडीशन मतलब यहाँ पर अपना रोटर आके सेट होगा। मतलब उसने कितना डिग्री रोटेशन किया, 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, लेकिन वो उसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 45 डिग्री रोटेशन हुआ। सेम अभी मैं क्या करूँगा, थर्ड स्टेप में खाली डी को एनर्जाइज करूँगा। ये दोनों को एनर्जाइज किया ना, पहले मैंने ए को एनर्जाइज किया, फिर ये दोनों को एनर्जाइज किया, फिर मैं अकेले इसको एनर्जाइज करूँगा। तो अपना रोटर जो यहाँ पर है वो ऐसे हो जाएगा, ऐसा है जो अपना रोटर वो ऐसे हो जाएगा। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये अपना रोटर था और मैंने किसको एनर्जाइज़ किया, खाली इसको ही एनर्जाइज रखा, इसको मैंने हटा दिया। तो अपना जो रोटर था वो रोटेट होकर ऐसी कंडीशन पे आ जाएगा। ये अपना एन और एस, और सेम ये सभी स्टेप फॉलो करते करते जाएगा और पूरा 360 रोटेशन कंप्लीट करेगा। तो ये एक स्टेप में कितना रोटेशन कंप्लीट करता है, एक स्टेप में 45 डिग्री कंप्लीट करा। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, पहले यहाँ था फिर यहाँ आया, मतलब यहाँ था ऐसा वर्टिकल था तो उसने 45 डिग्री लिया। तो 360 डिग्री कंप्लीट करने के लिए उसको कितने रोटेशन लगेंगे, 45 ×
8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो 45 इंटू 8 अपना कितना रहता है, 360 रोटेशन कंप्लीट हुआ। मतलब टोटल 8 स्टेप लगे उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में। मतलब पूरा अपना रोटर यहाँ से वो पूरा रोटेट होके पहले जो पोजीशन पे था वो पोजीशन पे आ गया। ओके, तो ये हमने 4 स्टेप के लिए और 8 स्टेप के लिए, ये अपना 4 स्टेप और 8 स्टेप दोनों के लिए अपनों ने क्या समझ लिया कि एक्चुअल अंदर कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, मोटर के अंदर कैसे अपना रोटर रोटेट हो रहा है। तो अभी मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो 8051 होता है उसके साथ हम डायरेक्टली स्टेपर मोटर को कनेक्ट नहीं करते हैं। हम किसके साथ करते हैं, ड्राइवर के साथ करते हैं। तो अभी इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई, ड्राइवर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमको। अकेला 8051 क्या स्टेपर मोटर को रन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेपर मोटर की साइज़ डिफरेंट साइज़ की होती है। 12 मोटर आती है, स्टेपर मोटर अप टू 50 वोल्ट तक भी आती है और उससे ज़्यादा भी आती है। तो उसके कारण ये हाई वोल्टेज कारण उसमें वाइंडिंग भी ज़्यादा रहेगा। तो वाइंडिंग ज़्यादा रहेगा तो वाइंडिंग में करंट ज़्यादा रहेगा फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो इतना करंट 8051 प्रोवाइड कर सकता है अपनी कोई एक पिन पर। अभी हम क्या समझ रहे थे, हमने जो भी समझा आगे वो उसके रिस्पेक्ट में ही समझा कि मैंने ए को 0 कर दिया, बी को 0 कर दिया। तो ये उसका क्या मतलब है कि ये सभी पिन डायरेक्टली हमारी किसके साथ कनेक्टेड है, माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो हमारा 8051 है उसमें से 4 पिन निकल रही है, जो कि मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ P1.0, P1.1, P1.2 और P1.3। ये 4 पिन हमारी किसके साथ कनेक्टेड है, ड्राइवर के साथ। वो ड्राइवर का नाम क्या है, ULN2003। यूजुअली हम ये ड्राइवर का यूज़ करते हैं स्टेपर मोटर कंट्रोलिंग के लिए। और उसका आउटपुट हमारा किस में जाता है, उसका आउटपुट हमारा जाता है स्टेपर मोटर में, स्टेपर मोटर। तो इसका सिम्युलेशन भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको प्रोटियस में। तो उसमें ये फिगर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन होगा और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। यहाँ से मैं 12 वोल्ट देता हूँ मेरी स्टेपर मोटर को। तो 8051 अभी क्या करेगा, 8051 अपना सिर्फ कंट्रोलिंग करेगा। इसका भी अलग से सप्लाई रहता है ड्राइवर के लिए भी। तो ये सप्लाई, ये दोनों सप्लाई के साथ अपना स्टेपर मोटर वर्क करता है। 8051 सिर्फ कंट्रोलिंग सिग्नल भेजता है। तो अभी क्या हुआ कि ये जो हमने समझ रहे थे, ये A0 करते हैं, B0 करते हैं, C0 करते हैं, D0 करते हैं, तो अपना यहाँ से यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये सभी अब कैसे होगा, ये कंट्रोलिंग सिग्नल अभी ड्राइवर में जाएंगे और ड्राइवर थ्रू अपना स्टेपर मोटर कंट्रोल होगा। उसका क्या मतलब है कि यहाँ जो हम ज़ीरो करते थे पोर्ट, यहाँ पर जो हम ज़ीरो करते थे इस वाली कंडीशन में, जब सिंपली मैंने कैसा आपको एक्सप्लेन किया, ऐसा एक्सप्लेन किया कि ये हमारा 8051 है और ये सभी पिन हैं और उसके साथ मेरा डायरेक्टली स्टेपर मोटर कनेक्टेड है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट दैट वी हैड डन। जो हमने आगे समझा वो वाला कॉन्सेप्ट ऐसा था, लेकिन एक्चुअली ये वर्क नहीं करता है, हमको इसके थ्रू जाना पड़ता है। ये मैंने आपको क्यों समझाया कि आपको एक्चुअल वाइंडिंग में से कैसे फ्लक्स जनरेट होकर अपना रोटर स्टेप वाइज रोटेट होता है वो समझ में आए, इसीलिए मैंने आपको ये समझाया। लेकिन अभी आपको पता चल गया होगा कि इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो अब एक और चीज़ कि यहाँ पर जिस सिंपली मैं ज़ीरो कर देता था, P1.0 तो ज़ीरो कर देता था तो मेरी स्टेपर मोटर उसके हिसाब से रोटेट होती है। जब इसको ज़ीरो करता था, इसको ज़ीरो करता था, इसको ज़ीरो करता, लेकिन ये वाली कंडीशन अलग है। अभी यहाँ पर जो ज़ीरो करते थे उसके अलावा यहाँ पर मुझे 1 करना है। मतलब जब भी मुझे ये वाली वाइंडिंग को एनर्जाइज़ करना है तो यहाँ पर मैं ज़ीरो करता था, उसकी जगह मुझे यहाँ पर 1 करना है। जब 1 होगा तब ये वाली वाइंडिंग एनर्जाइज होगी और अपना रोटर ऊपर की ओर आ जाएगा, मतलब ये वाली कंडीशन आ जाएगी। इसमें बताऊँ तो जब मैं ए को 1 करूँगा तो यहाँ पर मेरा मैग्नेट जनरेट होगा N और S वाला, और यहाँ पर मेरा रोटर भी N और S इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। सेम जब मैं D1 को 1 करूँगा तो ये अपना रोटर रोटेट होके इस तरफ से इस तरफ आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, सेम आगे रोटेट होगा। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो अभी इसके रिस्पेक्ट में, ये मैंने क्यों आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में अभी हम क्या बनाने वाले हैं, अभी हम बनाने वाले हैं हेक्स कोड। तो मैं हेक्स कोड आपको एक्सप्लेन करूँ तो हेक्स कोड सिंपली कैसा होता है कि स्टेप्स रहते हैं, कितने स्टेप्स में मेरी मोटर रोटेट होगी। ये ABCD ये पॉइंट है, इसको मैं लिखा दूँ तो P1 पॉइंट ये पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, आप ऐसा समझ लो, ये वाले पोर्ट के साथ ऐसे कनेक्टेड है, और यहाँ पर मुझे मेरा हेक्स कोड मिलेगा। तो जब मैं 4 स्टेप्स की बात कर रहा हूँ, 4 स्टेप्स में मोटर और फुल स्टेपर मोटर, 4 स्टेप और फुल स्टेपर मोटर की बात करता हूँ, तो उसमें 4 स्टेप्स रहते हैं, 1 2 3 और 4। ओके, तो जब मुझे पहले वाला स्टेप्स के लिए, मतलब अभी फिर से मैं आपको सिंपली दिखा दूँ तो पहले मैं इसको एनर्जाइज करूँगा, फिर इसको, पहले A को, फिर D को, फिर B को और फिर C को, मतलब अपना रोटर रोटेट हो जाएगा। तो पहले A को, फिर B को, फिर अब पहले A को, फिर D को, पहले A को एनर्जाइज करूँगा और फिर D को एनर्जाइज करूँगा, तो ये अपना 0 रहेगा। फिर किसको एनर्जाइज करूँगा, पहले इसको, A को, D को, B को और C को, B को और फिर C को एनर्जाइज करूँगा, तो बाकी सब मेरे 0 हो गए। तो इसके रिस्पेक्ट में मेरा 8421 वाला हेक्स कोड क्या जनरेट होगा, 8421, तो यहाँ पर 8 आएगा, मतलब 0 और 8 हेक्स, यहाँ पर आएगा 0 1 हेक्स, 8421, मतलब ये है तो 1, 8421 ये है तो 4, 8421 ये है तो 2, तो ये मेरा हेक्स कोड मुझे मिल गया। तो अभी क्या करना है, अभी मुझे ये हेक्स कोड डाल देना है सिंपली प्रोग्राम में। ये जो मैं हेक्स कोड डालता हूँ और मैं जैसे दिखाऊंगा प्रोटियस में, ऐसा आप वाइंडिंग का कनेक्शन करोगे तो आपकी जो रोटर है वो कैसे रोटेट होगा, ऐसे, फिर ऐसे, 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 ऐसे और ऐसे, और फिर ओरिजिनल पोजीशन में वापस। तो ये आपका 90 डिग्री का मूवमेंट हुआ हर बार, और ये अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ गया 4 स्टेप्स में, 1 2 3 4 स्टेप्स में अपना रोटेशन कंप्लीट हो गया। तो ये आपको समझना था, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्या करेंगे, ये आपको 4 स्टेप का समझ आ गया। अभी हम थोड़ा आगे जाते हैं 8 स्टेप और हाफ स्टेप स्टेपर मोटर के लिए। तो 8 स्टेप स्टेपर मोटर और हाफ स्टेप स्टेपर मोटर में क्या रहता है, तो सेम उसमें स्टेप्स कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 8 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 मैंने स्टेप्स लिख दिए। और उसके रिस्पेक्ट में मेरा A B C और D आएगा, और मेरा हेक्स कोड आएगा। तो अभी 8 स्टेप में हम क्या करते थे, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि पहले मेरा A एनर्जाइज होगा, फिर A और D बोथ एनर्जाइज हो गए तो मेरी ये वाली पोजीशन आ जाएगी, फिर सिंपल ये वाली पोजीशन, A और D बोथ एनर्जाइज हो गए तो ये वाली पोजीशन आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, सिंपली मेरा D एनर्जाइज होगा, मतलब ये वाली पूरा हॉरिजॉन्टली आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, D और B दोनों एनर्जाइज होगा, मतलब मैं आपको लिखूँ तो पहले मेरा A एनर्जाइज होगा, A एनर्जाइज मतलब वर्टिकल रोटर अपना रहेगा नॉर्मल पोजीशन में, फिर A और D दोनों एनर्जाइज हो गए, मतलब यहाँ पर आ जाएगा, फिर खाली D एनर्जाइज होगा, फिर D और B दोनों एनर्जाइज हो गए, फिर खाली B एनर्जाइज होगा, फिर क्या एनर्जाइज होगा, B और C दोनों एनर्जाइज हो गए, फिर खाली C एनर्जाइज होगा, और फिर A और C दोनों। तो ये सिंपल है, पहले A एनर्जाइज होगा तो यहाँ पर आएगा मेरा, फिर A और D बोथ एनर्जाइज हो गए तो मेरा रोटर 45 डिग्री आएगा, फिर सिंपली D एनर्जाइज हो गए तो 90 डिग्री आ जाएगा, फिर D और B दोनों एनर्जाइज हो गए तो यहाँ पर आएगा ये अपना A D B और C। A एनर्जाइज, A और D दोनों एनर्जाइज मतलब ये वाला, खाली D एनर्जाइज मतलब ये वाला, D और B दोनों एनर्जाइज मतलब ये वाला, B एनर्जाइज, खाली B एनर्जाइज तो ऐसा नीचे आएगा, फिर B और C दोनों एनर्जाइज, B और C दोनों एनर्जाइज हो गए तो मेरा कैसा आएगा, मेरा कुछ ऐसा आएगा, फिर खाली C एनर्जाइज तो मेरा रोटर ऐसा आएगा, और A और C दोनों एनर्जाइज मतलब ऐसा आएगा, और फिर फाइनली ये। तो ये 8 स्टेप में पूरा रोटेशन कंप्लीट होकर 360 आ गया। तो बस यही कॉन्सेप्ट का यूज़ आपको हेक्स कोड जनरेट करने में करना है। तो पहले A एनर्जाइज तो ये 1, बाकी सब 0,
फिर ए और डी दोनों एनर्जाइज होते हैं, ए और पहले ए एनर्जाइज फिर ए और डी दोनों एनर्जाइज, फिर खाली डी एनर्जाइज, फिर डी और बी दोनों एनर्जाइज, डी और बी दोनों एनर्जाइज, फिर बी एनर्जाइज खाली, फिर बी और सी दोनों एनर्जाइज, फिर खाली सी एनर्जाइज, और फिर अपना खाली ए और सी एनर्जाइज, ए और सी एनर्जाइज। यही कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है, यही कॉन्सेप्ट, ये कैसे रोटेट होता है पूरा वही कॉन्सेप्ट का मैंने यूज़ किया है एनर्जाइज करने के लिए। तो बाकी सबको मैं ज़ीरो कर देता हूँ और उसके रिस्पेक्ट में आपको हेक्स कोड जनरेट करवा के देता हूँ। ओके, तो पहला हेक्स कोड 8421, तो खाली 8 ही आएगा। फिर 8421, 8 और 1 9, फिर क्या आएगा 8421 1 आएगा, 8421 5, 8421 8421, तो ये अपना खाली 4। ये जब 1 होता है वही कंसिडर करने का, 8421, तो 4 और 2 अकॉर्डिंग टू 8421 मेथड, ये 4 और 2 दोनों एनर्जाइज है यहाँ पर, बाकी दोनों ज़ीरो है तो इसको कंसिडर नहीं करने का, ये दोनों को कंसिडर करने का। तो 6, यहाँ पर 2 और यहाँ पर अपना 10। तो ये हेक्स कोड में जब डालूँगा तब मेरी मोटर 8 स्टेप्स में रोटेट होगी, ईच स्टेप्स हैज़ 45 डिग्री। तो अभी हम हेक्स कोड भी समझ लिया, बेसिक कंस्ट्रक्शन भी समझ लिया। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको मुझे पता है कि सिंपल आ गया होगा पूरा कंस्ट्रक्शन और वो समझ आ गया होगा। तो अभी हमको सिंपल, एकदम सिंपल प्रोग्राम देखना है। आपको ये समझ आ गया कैसे जनरेट होता है तो आप प्रोग्राम तो इजीली कर सकते हो, और आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको ऐसे ही समझ आ गया होगा कि कैसे प्रोग्राम बनने वाला है। सो लेट्स स्विच ऑन प्रोग्राम। तो अभी हम प्रोग्राम लिखते हैं। मैं ऐसा ले लेता हूँ प्रोग्राम। उसके लिए आपको हेक्स कोड जनरेट करना है। मैं ऐसा प्रोग्राम लिख रहा हूँ कि जिसमें मैं 8 स्टेप्स का यूज़ करने वाला हूँ, मोटर का 8 स्टेप मोटर का यूज़ करने वाला हूँ, प्लस वो मुझे रोटेट करना है क्लॉकवाइज रोटेट करना है विथ डिले ऑफ 1 सेकंड। मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में के बीच का टाइम डिले 1 सेकंड होना चाहिए। ओके, मतलब टोटल 8 स्टेप है तो 8 सेकंड में पूरा एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल इनिशियलाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम ORG 0000 हेक्स से होता है अपना। फिर हम क्या करेंगे, इधर हम DPTR रजिस्टेंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो भी हम हेक्स कोड यूज़ करेंगे उसको हम लुकअप टेबल में डालेंगे और लुकअप टेबल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं एक लोकेशन डिफ़ाइन कर देता हूँ जो कि मेरा DPTR में जाएगा। ये मेरी लोकेशन पे मैं हेक्स कोड डाल दूँगा। तो ये मैंने लुकअप टेबल के लिए बनाया है, लुकअप टेबल। तो लुकअप टेबल भी बना ही देता हूँ। तो लुकअप टेबल बनाने के थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ मेरे प्रोग्राम के लिए, और नीचे मैं लिख देता हूँ ORG 0400 हेक्स, ये वाली लोकेशन लिख दी, और उसमें मैं डेटा डाल देता हूँ। तो डेटा कौन था अपना हेक्स कोड वाला, मुझे सिंपली यही डेटा डालना है जो कि मैंने बनाया था ए स्टेप के लिए, आपके सामने ही बनाया था। तो वो सभी डेटा मैं इसमें डाल देता हूँ। तो पहले 08, फिर 09 था, फिर 01 था, फिर अपना 05 था, फिर था 4 6 2 और A। ये डेटा है हमारा हेक्स कोड के लिए रोटेट करवाने के लिए। ओके, तो अभी हम वापस से प्रोग्राम पे आ जाते हैं। अभी क्या करना है, अभी मैं एक काउंटर लेता हूँ। क्यों काउंटर लेता हूँ, क्योंकि ये डेटा कितनी बार मुझे लुकअप टेबल में लेने को जाना है। मतलब ये जो डेटा मैंने इधर रखा है मुझे कितने टाइम्स लेने जाना पड़ेगा, 8 टाइम्स लेने जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 8 स्टेप्स है तो वो यहाँ से 8 टाइम जाएगा। वो मुझे काउंट करने के लिए मैंने ये काउंटर बनाया है और R7 में 8 डाल दिया है। ओके, जो आप 4 स्टेप्स का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर 4 आएगा, और यहाँ पर जो 8 डेटा है उसके अलावा 4 डेटा ही आएगा, इतना ही डेटा आएगा। तो अपना 4 स्टेप्स हो जाएगा। 4 स्टेप्स
स्टेपर मोटर। खाली ये 2 डेटा ही चेंज हो गए, एक ये चेंज होगा और इसमें जो डेटा एक्स्ट्रा डाला है वो रिमूव हो जाएगा, बाकी प्रोग्राम सेम टू सेम रहेगा। अभी मूव R0 में 0 0 डाला, ये 0 0 क्यों डाला, ये 0 0 क्यों डाला, 1 मिनट रुक जाओ, इसके आगे वाले इंस्ट्रक्शन को समझो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। मूव द कंटेंट ऑफ A इंटू A डैश R0, तो ये क्या करेगा, R0 का कंटेंट किस में चला जाएगा, A में चला जाएगा एक्यूमुलेटर में। तो R0 में क्या डाला था, 0 डाला था, तो एक्यूमुलेटर में भी 0 0 हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, मूव C A कोमा A प्लस DPTR। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन से आपको पता चलेगा कि ये 0 क्यों किया था, R0 को मैंने 0 क्यों किया था, अभी आपको पता चलेगा। तो मतलब अपना DPTR में क्या है, DPTR में क्या है, ये है अपना, यहाँ पर मेरा DPTR कितना हो जाता था, 0400 हेक्स हो जाता था। ओके, अभी मैंने क्या किया, अपना एक्यूमुलेटर तो 0 है, R0 भी अपना 0 है। ओके, तो A प्लस DPTR, ये @ का सिंबल है, A प्लस DPTR, तो A अपना 0 है प्लस DPTR इतना है, तो यहाँ पर जो लोकेशन आएगा @ करके, यहाँ पर A प्लस DPTR कितना आएगा, इतना ही आएगा, 0400 हेक्स। क्यों इतना ही आएगा, क्योंकि अपना A 0 है। तो ये @ क्या डिफाइन करता है, मूव C इंस्ट्रक्शन क्या डिफाइन करता है कि A प्लस DPTR लोकेशन के ऊपर जो डेटा है वो मेरा एक्यूमुलेटर में जाएगा। तो मतलब ये वाली लोकेशन पे कौन सा डेटा है, ये डेटा है, ये 0400 हेक्स की लोकेशन पे मैंने जो लुकअप टेबल बनाया था, उसको मुझे इसमें प्रोग्राम में लेने के लिए, एक्यूमुलेटर में लेने के लिए मैंने इसका यूज़ किया और इसको 0 किया। अभी मुझे नेक्स्ट डेटा लेना हो तो मुझे R0 को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा विथ 1, तो ये फिर 1 हो जाएगा, वो हम आगे देखते हैं। ओके, तो इसका यूज़ कैसे किया, ये 3 इंस्ट्रक्शन का यूज़ कैसे किया आपको पता चला। तो ये लोकेशन पे जो डेटा था वो मेरा आ गया, तो वो पहली लोकेशन पे 08, तो 08 डेटा हमारे एक्यूमुलेटर में चला गया। अभी मुझे कहाँ मेरा मतलब अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ऐसा कि मेरा 8051 है, उसके साथ उसका ड्राइवर है स्टेपर मोटर, और वो अपना स्टेपर मोटर के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो स्टेपर मोटर के साथ कनेक्टेड है, तो ये जो पोर्ट का यूज़ किया है वो मैंने पोर्ट P1 का यूज़ किया है, जो कि मेरा ड्राइवर के साथ कनेक्टेड है। 8051 जो मेरा ड्राइवर के साथ कनेक्टेड है उसमें पोर्ट 1 का यूज़ किया है। तो मैं ये जो डेटा है वो किस में जाएगा, पोर्ट 1 में जाएगा। तो भी मेरा पोर्ट 1 भी 0.8 होगा और उसके हिसाब से मेरा रोटर सेट होगा, मतलब ये वाली कंडीशन आ गई। फर्स्ट स्टेप मैंने अचीव कर लिया मेरे पोर्ट 1 पे। ओके, फिर अचीव करने के बाद में ये इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, बहुत स्पीड में एग्जीक्यूट होते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक कॉल डिले दे दूँगा, डिले फॉर 1 सेकंड। ये डिले के लिए मैंने ऑलरेडी पूरा वीडियोस बना के रखा है कि डिले कैसे मैं जनरेट करवाता हूँ, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको वो भी समझ आ जाएगा कि 1 सेकंड का डिले कैसे जनरेट करना है। उसके बाद क्या करना है, मुझे इंक्रीमेंट करना है किसको, R0 को। तो R0 इंक्रीमेंट होगा, मतलब ये 0 का 1 हो जाएगा, तो R0 मेरा 1 हो गया। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, डिक्रीमेंट एंड जंप इफ़ नॉट 0 R7, ये जो काउंटर डिफाइन किया था उसको मैं डिक्रीमेंट करूँगा, और जब तक वो 0 ना आ जाए तब तक मैं कहाँ पर जंप करूँगा, बैक। तो बैक किधर है, यहाँ पर है। क्यों यहाँ पर है, क्योंकि मुझे एक एक डेटा लेना है, यहाँ पर से एक एक करके पूरा डेटा लेना है और वो मुझे ले जाना है पोर्ट 1 पे। तो इस वाली कंडीशन में मैं जब वापस जाऊँगा तब मेरा R0 1 हो जाएगा, मतलब जो R0 अपना एक्यूमुलेटर में जाता है वो अभी 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट R0 करके रखा है। अभी क्या है, लोकेशन तो DPTR की यही है 0400 है, लेकिन जो हमारा एक्यूमुलेटर है वो 1 हो गया, तो ये लोकेशन बढ़ के क्या हो जाएगी, ये @ वाली लोकेशन बढ़ के 0401 हो जाएगी। तो 0401 पर कौन सा डेटा है, ये वाला डेटा आएगा, सेकंड वाला 09।
तो ये 09 अभी कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाएगा, तो यहाँ 09 आ जाएगा। ये 09 वाला डेटा अभी पोर्ट 1 पे जाएगा, एक्यूमुलेटर से पोर्ट 1 पे जाएगा, और ये पोर्ट 1 पे जैसा गया मेरा सेकंड स्टेप्स फॉलो हो गया। अकॉर्डिंग टू स्टेप्स मैंने ये डेटा मेरे पोर्ट 1 पे मिल गया, मतलब स्टेपर मोटर को ये डेटा मिल गया। अगेन इंक्रीमेंट होगा, 1 का 2 हो जाएगा, और जो 1 का 2 हो गया, और फिर वो वापस जाएगा। अभी एक्यूमुलेटर अपना 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि R0 का डेटा मेरा 2 है। फिर क्या होगा, फिर ये डेटा एक्यूमुलेटर का डेटा DPTR के सारे ऐड होगा, मतलब 0400 का हो जाएगा 0402 हेक्स। ये वाली लोकेशन पे जो डेटा है वो हमारा एक्यूमुलेटर में जाएगा, ये वाली लोकेशन पे 01 डेटा है, मतलब तीसरा स्टेप। तो 01 डेटा मेरा एक्यूमुलेटर से पोर्ट 1 के आउटपुट में आ गया, मतलब स्टेपर मोटर को मुझे तीसरा स्टेप भी मिल गया। ऐसे ही पूरा प्रोग्राम रन होता जाएगा और फाइनली मिल जाएगा। आप डिले के लिए मेरा वीडियो देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और तो भी आपको समझना है तो मैं इधर ही लिख देता हूँ, क्योंकि डिले के लिए पूरा कैलकुलेशन रहता है। आप एक बार वीडियो देख लोगे तो अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिले में कैसे जनरेट कराऊँगा 1 सेकंड का डिले। 1 सेकंड के लिए मुझे पहले ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। ये आप कैसे बना सकते हो मैंने वीडियो में भी दिखाया है मेरे, अब वो वीडियो देख लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है 1 सेकंड का डिले जनरेट करवाने के लिए। तो ये मेरा 1 सेकंड का डिले जनरेट करवाएगा ये वाला इंस्ट्रक्शंस, और ये यहाँ से रिटर्न चला जाएगा। अब सिंपली आप इसको भूल जाओ, ये इसके लिए मैंने जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है वो एक बार देख लो, आपको 110% समझ आएगा। आप खुद से बना लोगे कि 1 सेकंड का डिले कैसे जनरेट होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इनफाइनाइट नॉलेज, and thanks for watching this video, and if you have any query just comment it, I will definitely reply। ये वीडियो में मैंने पूरा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट पे ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि वही आपको समझना है, जो आपको एक्चुअल हेक्स कोड कैसे जनरेट होता है, एक्चुअल मोटर का वर्किंग कैसे हो रहा है, वो आपको समझ आ जाए तो आप प्रोग्राम तो इजीली बना सकते हो। प्रोग्राम में कुछ है ही नहीं, हमने इससे भी हार्ड प्रोग्राम इजीली सॉल्व करके रखा है मेरी चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हो। तो ये तो सिंपल प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में कुछ है ही नहीं। आपको एक्चुअल ये समझना था कि मैं कैसे DB में से डेटा ले रहा हूँ और ये डेटा कैसे आ रहा है, ये आपको कंस्ट्रक्शन से आ रहा है। अभी इसमें क्या होता है कि ये स्टेपर मोटर के अलग अलग कनेक्शन होते हैं, आप ये सभी वायर्स को कैसे कनेक्ट करते हो उसके हिसाब से आपके हेक्स कोड चेंज होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना। और मैं मेरा सिमुलेशन भी दिखा रहा हूँ, वो भी देख के जाओ। तो अभी आप देख सकते हो कि ये मैंने सिमुलेशन किया है, ये केल है, उसमें मैंने प्रोग्राम लिखा है 4 स्टेप्स के लिए, मतलब 90 डिग्री रोटेशन के लिए। तो अभी हम उसको केल में देखते हैं कि केल में कैसे होता है सिमुलेशन। केल में देख लिया, अभी हम देखते हैं प्रोटियस में उसका सिमुलेशन कैसा होता है। तो ये मैंने कनेक्शन किए रहे हैं, कनेक्शन आप ध्यान से देख लो, यही कनेक्शन आपको करना पड़ेगा, तो ही आपका रोटेशन प्रॉपर डायरेक्शन में होगा। तो आप देख सकते हो कि 90 डिग्री रोटेशन रहता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा डिग्री का चेंज डिले का चेंज किया है, डिले थोड़ा मैंने बढ़ा दिया है, इसके लिए थोड़ा टाइम ही लेता है। बाकी मैंने जो डिले लिखा है प्रोग्राम में उसका यूज़ करोगे तो आप 1 सेकंड का डिले एक्यूरेट मिल जाएगा। तब देख सकते हो कि 90 डिग्री का रोटेशन होता है, और 4 स्टेप में, खाली 4 स्टेप में अपना पूरा रोटेशन हो जाता है, 360 रोटेशन हो जाता है। तो ये मेरा सिमुलेशन था 4 स्टेप के लिए। अभी हम देखते हैं सिमुलेशन फॉर 8 स्टेप। तो आप देख सकते हो कि उसका मैंने DB में डेटा डाला है, टोटल 8 डेटा है। तो ये हमारा पूरा
स्केल का प्रोग्राम है जो कि मैंने एक्सप्लेन किया वैसा सेम टू सेम है। यहाँ पर आपको डिले भी देखने को मिलेगा, DPTR सभी के सभी को देखने को मिलेगा। तो ये हमारा प्रोटियस का सिमुलेशन हो गया, उसमें मैंने ऐड कर दिया हेक्स फाइल, मतलब अभी मेरा हो गया। तो अभी मुझे 45 डिग्री वाली रोटेशन मिलेगी और ये 4 रोटेशन होने के बाद टोटल 8 रोटेशन होने के बाद मेरा टोटल 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। तो अब सिंपल देख सकते हो कि कैसे रोटेशन हो रहा है। ये थोड़ा टाइम डिले बढ़ाया हुआ है, इसके कारण थोड़ा टाइम लग रहा है मोटर रोटेट होने में। और अब एक बार कनेक्शन ध्यान से देख लो, जो आप बना रहे हो, सिमुलेशन कर रहे हो, तो सेम टू सेम कनेक्शन रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको चेंज करना पड़ेगा कोड का। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड